नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरी तरफ से आप और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख समृद्धि स्वरूप संयम सादगी सफलता साधना संस्कार स्वास्थ्य सम्मान शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है हमने काव्य शास्त्र की नई सीरीज की शुरुआत की थी। हमारे अलंकार चल रहे हैं। आज हम जानेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है। उदाहरण सहित मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो देखो आप, आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्ष्य अलंकार की परिभाषा क्या कह रही है। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना दर्शाई जाए। इसमें क्या होता है, सारा का सारा ये अलंकार है वो कल्पना पर आधारित है। इसमें कल्पना की जाती है। उपमेय और उपमान क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया। पिछली क्लासों का अध्ययन आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों का आप अध्ययन कर सकते हो। 2024 में आने वाली सभी भर्तियों के लिए आपको ये क्लासें यूजफुल होने वाली है। तो देखो, बात कर लेते हैं उत्प्रेक्ष्य अलंकार की परिभाषा की। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना दर्शाई जाए। जहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना दर्शाई जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। संभावना न तो ज्ञान की स्थिति संभावना में न तो ज्ञान की स्थिति है वो संदेह से आगे होती है और निश्चय से पीछे रहती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, उत्प्रेक्षा में उत प्लस प्रेक्षा यानी पर प्लस इक्षा। उपमेय में उत्कृष्ट और विशिष्ट रूप से उपमान को देखना होता है। इसमें क्या है, सिर्फ एक कल्पना को आपको याद रखना है। उपमेय और उपमान के अंदर एक कल्पना की जाती है, कल्पना करना होता है। दो सेम बात दी होती है, उसके आधार पर आपको कल्पना करनी होती है। पहचान के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें पहचान में आप क्या क्या याद रखोगे। देखो, ये चीज़ें आप याद रख लोगे तो उत्प्रेक्ष अलंकार आपका अच्छे से हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। मानो, मनु है, मनु मनो, जन्नु जनो या जनऊ शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें मानो, मनु मनु, मनो, जनु जनो या जनुआ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। और ये खड़ी बोली में लिखी गई कविताओं में, भविष्य काल में जो खड़ी बोली में कविताएं लिखी जा रही है उसकी पंक्तियों में उत्प्रेक्ष्य अलंकार अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखो, उदाहरण देखें। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है। सोवत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पायो पर भात। यानी सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्यो पर भात। यानी इसमें क्या कहा गया है, सोवत यानी शोभ्यमान होने वाला, सुंदर। इस पंक्ति का अर्थ कैसे जानेंगे हम। देखो, ये जो सोवत का मतलब होता है शोभ्यमान होने वाला या सुंदर लगने वाला, ओढ़ने का मतलब होता है पहनना, पीत का मतलब होता है पीला, पट का मतलब होता है वस्त्र, और श्याम का मतलब कृष्ण, सलोने का मतलब इसके सुंदर, गात मीन्स शरीर और सुंदर शरीर पर। यानी कृष्ण, कृष्ण के लिए यहाँ पर कहा गया है, श्याम के लिए। श्याम किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो कृष्ण ने अपने शरीर के ऊपर जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, मानो, अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, कल्पना करनी है। मानो कैसे, नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। यानी नीलमणि शैल कैसा होता है, थोड़ा काले काले रंग का सा होता है, उस पर ऐसे लग रहा है आतप यानी प्रकाश हो रहा है। प्रभात यानी सुबह का प्रकाश जिस नीलमणि पर पड़ रहा है। इसी प्रकार पीले वस्त्रों में कृष्ण कैसे लग रहे हैं, नीलमणि शैल के समान लग रहे हैं। ठीक है, उसका जो सलोना शरीर है, श्याम यानी कृष्ण का सलोना शरीर कैसे लग रहा है, नीलमणि शैल पर सुबह के बड़े प्रकाश के समान लग रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट उदाहरण। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन होता है बटाऊ,
पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यानी पाहुन कोई शहर से क्या आया है, कोई मनुष्य शहर से बड़ा सज संवर के आया है, तो गांव के अंदर आया है, तो गांव वाले लोग इतने सज संवर के तो नहीं रहते, तो उसे कैसे लग रहा है, मेघ आए बड़े बन ठन के। पाहुन ज्यों आए, जो यानी आपको यहाँ पे जो शब्द से देखते ही आपको पता चल जाएगा, अभी उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, लेकिन जो यानी यहाँ पर आपको क्या करनी है, कल्पना करनी है कि शहर से कोई नया बाबू, शहरी बाबू आया है, उसको देखकर गांव वाले ऐसे उमड़ गए हैं जैसे मेघ आए हो बड़े बन ठन के। यानी जैसे मेघ आते हों, मेघ को देखने के लिए हम उमड़ जाते हैं, उसी प्रकार उस पाहुने यानी उस मेहमान को देखने के लिए गांव वाले क्या हो गए हैं, उमड़ गए हैं मेघों की तरह। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध तन कांपने उसका लगा। मानो, यहाँ आपको कल्पना करनी है, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी किसी मनुष्य को गुस्सा आया है, और गुस्सा आने के कारण, गुस्सा रूपी काल के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, गुस्सा के कारण उसका तन ऐसे कांप रहा है मानो हवा के बेग से। यानी मानो हवा के वेग से सूता हुआ क्या जग गया है, सागर जग गया हो। जिस प्रकार सागर के अंदर वेग आता है, उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की कल्पना की गई है। भी मनुष्य का क्रोध ऐसा है, उसके क्रोध के मारे शरीर कैसे कांपने लग गया है, जैसे हवा के वेग से सोया हुआ सागर उठ खड़ा हो गया हो। यानी सागर के वेग के साथ मनुष्य के क्रोध की कल्पना की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।